की शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों से करेंगे, जहां पर मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में मुसाफिरों के लिए मुश्किलात इस वक्त बढ़ती जा रही हैं। दरअसल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह वाहिद वो शाहराह जहां पर नेशनल हाईवे के ऊपर गाड़ियों की आमदोरफ्त जब जब मुतासिर होती है तब तब वादी कश्मीर जाने वाली जरूरी सप्लाई ठप होकर रह जाती है और मामूल की जिंदगी भी इसलिए मुतासिर होती है क्योंकि एक बड़ा इलाका है रामबन, काजीगुंड, बनिहाल और उधमपुर तक कौमी शाहराह पर लोगों की आवाजाही जब मुतासिर होती है तो मामूल की जिंदगी इसलिए भी मुतासिर होती है क्योंकि रोजमर्रा के कामकाज के लिए हजारों लाखों लोग दिन भर यहां पर इस शाहराह पर सफर करते हैं और पैदल चलने वालों की भी एक बड़ी तादाद आमतौर पर यहां शाहराह पर नजर आती है। लेकिन ये वो हिस्सा जहां पर इस वक्त मुरम्मत का काम तो चल रहा है। देर शाम 6 बजे के करीब केला मोड़ रामबन में जहां पर टनल के नजदीक शाहराह पर एक बड़ा हिस्सा ढह गया उस पुल का जिसके ऊपर से मालबरदार गाड़ियां जिस वक्त गुजर रही थी और मौजजाती तौर पर यहां पर हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ, कुछ गाड़ियां जरूर बची और इन सब के बीच में जब शाहराह का यह हिस्सा टूटा तो इसके बाद नेशनल हाईवे पर इस वक्त यानी 12 से 13 घंटे हो चुके हैं नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रुका हुआ है। दोनों अतराफ 2000 से ज्यादा गाड़ियां बताई जाती हैं कि इस शाहराह पर ट्रैफिक का जो निज़ाम है मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया है। 2000 से ज्यादा गाड़ियां जो इस वक्त दोनों अतराफ फंसी हुई हैं। एक बड़ा हिस्सा किला मोड़ रामबन के करीब जहां पर एक तरफ काम चल रहा था, 4 लेनिंग का काम इस शाहराह पर मंसूबा काफी पुराना है, 20 वर्ष लगभग हो चुके हैं और आज तक चलता ही जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में ट्रैफिक की आमदोरफ्त का बंद और चलने का जो सिलसिला है वो वक्फे वक्फे से जारी है। एक बार फिर नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है और इस बीच ये भी बताते चलें कि वाकया जो एक हिस्सा ढह जाने का वाकया पेश आया शाम 6:30 बजे के करीब रामबन जिले के अंदर केला मोड़ के करीब मालबरदार गाड़ियां जिस वक्त चल रही थी और एक ट्रक एन जाए वकू पर चल रही थी जब इसी हिस्से के अंदर यह वाकया पेश आया केला मोड़ रामबन का। और ये वो तस्वीर आपके सामने जब इस तरह का हमने देखा कि मौजजाती तौर पर यहां पर कुछ गाड़ियां जो है वो बच निकली और बाद में जो आने वाला ट्रैफिक था उसे भी हुक्काम की तरफ से रोक दिया गया। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और इस बीच दोनों तरफ हालांकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से या साथ ही आपको ये भी बताते चलें जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, सिविल हुकाम है, कंसर्न अथॉरिटीज हैं, कोशिश ये भी थी कि शाहराह को जल्द बहाल किया जाए। लेकिन ये हिस्सा ढह जाने से एक बड़ा नुकसान खुद अथॉरिटीज के लिए भी है और साथ ही साथ जो जरूरी सप्लाई वादी की तरफ जा रही थी वो भी मुतासिर हुई है। यहाँ पर यह भी आपको याद दिलाते चलें क्योंकि 4 रोजा भारी बर्फबारी करीब एक हफ्ता जिसका मुकम्मल हो चुका है, उसके बाद दरमियाना से हल्की दर्जे की दोबारा बर्फबारी शुरू हुई। लेकिन इन सब के बीच में नेशनल हाईवे के ऊपर जहां पर 4 दिनों के बाद मालबरदार गाड़ियों को वादी की तरफ रवाना किया गया था, जैसे ही इन गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना किया गया इन सब के बीच में कौमी शाहराह पर एक बार फिर यह हिस्सा ढह जाने से जिस पर जहां पर उम्मीदें काफ़ी कम थी क्योंकि काम यहां पर चल ही रहा था, मुरम्मत का काम जारी था, जो मुतलका कंपनियां उनकी तरफ से काम किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच ये एक बड़ा हिस्सा 50 फीट के लगभग सड़क का ये हिस्सा ढह गया है। थोड़ी सी जगह अभी भी बची है जिस पर हल्की छोटी गाड़ियां चल जरूर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का रिस्क इंतजामिया नहीं लेना चाहती, कोई हादसा पेश ना आए, इसलिए फिलहाल दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोक दिया गया। और हमारे जराए ये भी हमें बता रहे हैं कि 2 से 3 दिन मजीद ट्रैफिक रुक सकता है। लेकिन साथ ही खबर यह भी है कि जहां पर यह काम इस वक्त मुतासिर हुआ है, गाड़ियां रुकी हैं दोनों अतराफ से, लंबी कतार कई किलोमीटर तक देखी जा सकती है मालबरदार और मुसाफिर गाड़ियों की। दूसरी तरफ वो लोग भी परेशान हैं जो जरूरी कामकाज की गर्ज से या अस्पताल जाने वाले मरीज थे, वादी से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर का रुख कर रहे थे, उन तमाम लोगों के लिए भी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। और इस बीच आपको बताते चलें कि थोड़ी सी जगह जो है जहां पर छोटी गाड़ियां जरूर जा सकती हैं या पैदल आर पार लोगों को किया जा सकता है, लेकिन किसी तरह के हादसे से बचने के लिए रिस्क ना लिया जाए, किसी तरह के खतरात से निपटने के लिए भी इस वक्त इंतजामिया मुतहरिक जरूर नजर आ रही है। लेकिन लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि इस इलाके में जहां पर इंतजामिया एक टनल का काम करके मुसाफिरों को राहत पहुंचाने की बात कर रही थी और उसी इलाके के अंदर इतना बड़ा हिस्सा ढह जाता है जिस पर इंतजामिया पर काफी ज्यादा सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इन सब के बीच में इस वक्त आपको ये भी बताते चलें कि हम कोशिश करेंगे थोड़ी देर में पुलिस हुकाम से हमारा राब्ता हो पाए, जहां पर इंतजामिया की तरफ से मुसलसल कोशिशें की जा रही थी कि इस इलाके के अंदर जहां पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है बहाल किया जा सके। फिलहाल जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि अब मजीद यहां पर
2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है, इंतजार करना पड़ सकता है। और इस वक्त की ताज़ा तरीन जो तफसीलात मिल रही हैं, 4 लेनिंग का काम जो इस वक्त मुकम्मल हुआ है। चलिए, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात हो रही है और तकरीबन 12 से 13 घंटे इस वक्त बीत चुके हैं नेशनल हाईवे पर। फिलहाल दोनों तरफ से ट्रैफिक रुका हुआ है, पुलिस हुकाम की तरफ से भी और जो सिविल अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से भी यहां पर एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि थोड़ी सी जगह बताया जाता है कि शाहरा पर जरूर है, लेकिन किसी किस्म का रिस्क न लेने का भी इंतजामी ने सोचा। और इस वक्त सीधा रामबन आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ एसएसपी रामबन हसीबुर रहमान भट्ट साहब फोन लाइन पे। बहुत शुक्रिया हसीब साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अभी ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है इस पूरे एरिया के अंदर जहां पर करीब 50 फीट का ये हिस्सा जो सड़क का ढह गया है, इस वक्त स्टेटस क्या है नेशनल हाईवे का? शुक्रिया बहुत बहुत मुझे लाइन पे लेने के लिए। देखिए, अभी मैं स्पॉट पे ही हूँ जी। डिप्टी कमिश्नर रामबन भी हम साथ ही आए हैं, तो अब कोशिश रहेगी कि अगले 1-2 दिनों में इस डैमेज पोर्शन को ठीक किया जाए, गाड़ियों के चलने के काबिल बनाया जाए। लेकिन काफी मेहनत लगेगी इसमें, क्योंकि रोड का पूरा स्ट्रेच ही डैमेज हो गया है, जिसपे गाड़ी चलना नामुमकिन है जी। तो लेकिन आर्मी की भी हेल्प ली जाएगी। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, उनकी भी हेल्प ली जाएगी और इसको जल्द से जल्द ठीक कराने की कोशिश की जाएगी। जी, तो हसीब साहब फिलहाल यानी ऑफिशियली हम ये मान लें कि 2 से 3 घंटे जो दिन है या 48 से 70 घंटों के बीच फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा लोगों को, नेशनल हाईवे फिलहाल ब्लॉक ही रहेगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट ये किया है कि ये स्पॉट तक जो भी आ रहा है जी, उसके लिए दूसरी साइड हमने गाड़ियां अवेलेबल रखी हैं। लोग पैदल आ रहे हैं और उन गाड़ियों में जाके आगे का सफर वो जारी रख पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हसीबुर रहमान साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एसएसपी रामबन हसीबुर रहमान भट्ट साहब हमारे थे। नेशनल हाईवे फिलहाल करीब 3 दिन लग सकते हैं, हसीबुर रहमान साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी। इसका अभी इंतजार करना पड़ेगा। उन लोगों को जाने की इजाजत मिल रही है जो जरूरी कामकाज की गर्ज से निकले हैं या इलाज मुआवजे के लिए जा रहे हैं, जो एक तरफ से आ रहे हैं और बीच में पैदल उनको क्रॉसिंग करवा के इस पूरे स्लॉट से निकाल कर दूसरे हिस्से की तरफ वो जाते हैं, जहां पर उन्हें दूसरी गाड़ी वहां पर मिलती है और उसके बाद वो अपने काम के लिए निकल सकते हैं। लेकिन इस पास से फिलहाल गाड़ी नहीं निकल पा रही और मुरम्मत का काम, जिसे मजीद 50 से 60 घंटों का इंतजार आप सभी को करना पड़ेगा और इस वक्त नेशनल हाईवे ऑफिशियली बंद है। चलिए, दिल्ली आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह बात कर रहे हैं कोल माइनिंग के हवाले से, जिस पर आज दस्तखत हुए हैं और आप सबके अनुबंध आपको दिए गए। अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं उनको सुन। नाम सुनता था कंपनी का, मेरा भी थोड़ा बहुत परिचय है। बहुत सारे ट्रेडिंग के व्यवसाय में रहे हुए लोगों को भी ये मौका मिला है। 6 साल पहले कल्पना कोई नहीं कर सकता है। और मैं कहना चाहता हूं जिन नए लोगों को ये आज मौका मिला है उनको कि आपको स्केल बदलने का एक बहुत बड़ा मौका भारत सरकार ने दिया है, प्रधानमंत्री जी ने दिया है, श्री प्रहलाद जोशी ने दिया है। आपके जीवन में स्केल बदलने का मौका मिला है, वो ही बताता है कि यहाँ पर इक्वालिटी का भाव है, यहाँ पर पारदर्शिता है। वरना पारदर्शिता न होती तो आपकी एंट्री ही शायद बहुत दिक्कत वाली होगी। मित्रों, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र के अंदर आज जो 2 चीजें होने जा रही है, एक तो पहले जो सफल बिल्डर थे उनको उनके अधिकार पत्र दिए गए हैं और सिंगल विंडो सिस्टम की भी आज शुरुआत हो रही है। मैं इसलिए प्रहलाद जी और इनके मंत्रालय को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, साधुवाद देता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत का, 130 करोड़ का मार्केट, 130 करोड़ की आबादी का मार्केट, हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट युवा है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा युवा है, हमारे पास मेहनत कश मजदूर भी है और हमारे पास एक पारदर्शी लोकतंत्र भी है। मगर ये देश आत्मनिर्भर न हो, ऐसा कैसे चलेगा? प्रधानमंत्री जी ने एक विजन रखा है कि आत्मनिर्भर भारत की रचना करना।
2022 आजादी के 75 साल जब समाप्त हो, तब हर क्षेत्र के अंदर भारत आत्मनिर्भर हो, यहां से दुनिया को गति मिले, यहां से दुनिया की अर्थतंत्र को गति मिले। और जब दुनिया के अर्थतंत्र को भारत गति देता है, तब भारत का अर्थतंत्र का उभर कर आना बहुत स्वाभाविक है। आत्मनिर्भर भारत हर क्षेत्र में जब तक नहीं होता, तब तक प्रधानमंत्री जी का स्वप्न सफल नहीं होता। और मैं मानता हूं कोयला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि जैसे बताया, आज भी लगभग ऊर्जा का 72% हिस्सेदारी कोयला क्षेत्र से। मैं मानता हूं कि अनुपात जल्दी बदलना चाहिए, हमने चेंज करना चाहिए, मगर हमारे पास कोयला पड़ा है, हमारे पास कोयले का बहुत बड़ा भंडार पड़ा है, और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को इसकी लक्ष्य की पूर्ति करनी है, तो ये भंडार का दोहन भी करना पड़ेगा और इससे अर्थतंत्र को गति भी देनी पड़ेगी। और पिछले 6 वर्षों के अंदर बहुत अभूतपूर्व उत्पादन हुआ है। मैंने 60 साल के कल आंकड़े स्टडी किए थे और 6-6 साल के 10 स्पेल बनाए। मुझे कहते हुए गर्व होता है कि उत्पादन की वृद्धि सबसे ज्यादा आजादी के बाद यही 6 साल के अंदर हुई है, जो 6 साल मोदी जी के नेतृत्व में। विश्व का चौथा सबसे बड़ा भंडार हमारे पास है और हमारे पास मांग भी बहुत है, फिर भी एक और तो भंडार उपलब्ध है, दूसरी ओर कंजम्पशन की क्षमता भी है, परंतु कोयला आयात भी किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है कि कोयला निकालने की गति हम लगभग बढ़ाए, क्योंकि वर्ष 19-20 के अंदर ही 250 मिलियन टन कोयले का हमने आयात किया है, जो हमारे देश के लिए ना ठीक है ना हमारे अर्थतंत्र के लिए ठीक है। आज एक कार्यक्रम के अंदर ये 2 कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ा गया है, मगर इसके अलावे भी ढेर सारे सुधार भी किए गए। कॉमर्शियल कोल माइनिंग की मंजूरी दी है, वो तो आप ये कार्यक्रम है ही। 100% FDI को भी हमने परमिशन दिया है। कोल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से सबसे ज्यादा सुधार अगर किसी एक क्षेत्र के अंदर हुए हैं तो कोयला क्षेत्र के अंदर। कोल गैसिफिकेशन के लिए भी नए इनिशिएटिव लिए गए हैं और ये सारे इनिशिएटिव को जमीन पर उतारने के लिए इसके अनुकूल नीतियां बनाने की भी गति बहुत बड़ी हुई है। हम सब जानते हैं कि यीशु का 2020 का साल जो था वो पूरे विश्व के लिए संकट था। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को जकड़ कर रखा था। मानव जात ने शायद इतना बड़ा संकट कभी नहीं झेला होगा, और जो देश दुनिया का नेतृत्व करते थे वो सब देश इसमें इनको मार्ग नहीं दिखाई पड़ता था। भारत के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ी गई और हमें बहुत अच्छी सफलता मिली। आंकड़ों को देखते हैं तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ढेर सारे विकसित माने जाने वाले देशों की तुलना में मृत्यु दर भी हमारा सबसे कम है और हमारा फैलने का दर भी अब बहुत कम होने लगा है। ये बताता है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की विशेष कर हेल्थ सर्विसेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी मानी जाती थी, वहां पर हमने अपने आप को आत्मनिर्भर कराया। चाहे PPE किट बनानी है, चाहे वैक्सीन बनानी है, चाहे वेंटिलेटर बनाने हैं, चाहे छोटे से छोटी जगह पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खड़ा करना है। और इसी का परिणाम है कि हम सफलता से बाहर निकले और कुछ ही दिनों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा और मैं मानता हूं दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत में शुरू होने जा रहा है थोड़े दिनों के अंदर ही। ये लड़ाई तो हम सफलतापूर्वक लड़े ही, परंतु इसका एक दुष्परिणाम था कि दुनिया भर के अर्थतंत्र पर बहुत बुरी असर पड़ी। लॉकडाउन हुए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, माल की ढुलाई बंद हो गई, सब तरह से अर्थतंत्र पर बुरी असर पड़ी। भारत के अर्थतंत्र पर भी बुरी असर पड़ना बहुत लाजमी था और पड़ी भी है। परंतु अभी इकोनॉमिस्ट वी शेप रिकवरी की बात करते हैं, सब ग्राफ तो दे देते हैं वी शेप, मगर वी शेप रिकवरी क्यों आई मित्रों? मैंने नजदीक से देखा है
कि एक और तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, खुद प्रधानमंत्री जी इसका नेतृत्व करते थे और प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत से कोरोना के खिलाफ लड़ाई का एक चरित्र तय किया था कि दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ती है, भारत के अंदर सरकार और 130 करोड़ लोग साथ में मिलकर ये लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके कारण हमें सफलता मिली है। और दूसरी ओर इसी कालखंड के अंदर जब सब गतिविधियां बंद थी, पॉलिसी रिफॉर्म के लिए ढेर सारे फैसले लेने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ढेर सारे फैसले, आप कल्पना नहीं कर सकते इतने फैसले लिए। कुछ की घोषणा हो गई, कुछ की घोषणा अभी होगी। कृषि के अंदर, कृषि के क्षेत्र के अंदर ढेर सारे बदलाव किए गए। शिक्षा नीति इसी समय के अंदर हमारी पूरी होकर बाहर आई। अंतरिक्ष के क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं, इकोनॉमी में भी बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं, फार्मा और फर्टिलाइजर के भी अंदर बहुत सारे रिफॉर्म किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ढेर सारी नई योजनाएं और ईज ऑफ डूइंग को लाने की गति हमने आगे बढ़ाई है। और ईज ऑफ डूइंग को भी जितने जितने हर्डल और थे, इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव खाका तैयार करने का काम। तो वज़ीर दाखिला अमित शाह बात कर रहे थे कि मुल्क के अंदर कोयले की खानों का किस कदर यहाँ पर भारत के अंदर जो काम हुआ है उससे न सिर्फ दुनिया के अंदर एक पैगाम गया है, बल्कि जब कारोबार की बात आती है, कोयले के खानों की बात आती है, तो सबसे ज़्यादा कोयला या उसकी खानें सिर्फ भारत के पास हैं। और यही वजह है कि न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर भी इस वक्त कोयला आसानी से भेजा भी जा सकता है और दुनिया के कई ममालिक जो हिंदुस्तान पर भी इन्हिसार इस मामले में करते हैं। बात लद्दाख की, जहां पर मरकज के जेर इंतजाम इलाके में खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ विंटर स्पोर्ट्स खेलों का इनेकाद अमल में लाया गया और ब्लॉक सतह पर मुनक्किद होने वाले विंटर स्पोर्ट्स में मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद आज ब्लॉक लेवल पर ख़त्म हुआ है। कई इलाकों से आए नौजवानों ने इसमें शिरकत की और जहां पर हौसला बुलंद इन नौजवानों का नजर आया। बुनियादी ढांचे की कमी के बावजूद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करने की उम्मीद के साथ नौजवान जहां पर दर्जा हरारत में भी माइनस टेम्परेचर में भी बर्फ की सफ़ेद चादर पर खेलते नजर आए और खुशी का इजहार नौजवानों ने इन खेलों के इनेकाद पर किया। अब यहां से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन नौजवानों को खेलने का मौका मिलेगा जिनकी अच्छी कारकर्दगी रही है और उसके बाद यूटी सतह पर इसके फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। विंटर स्पोर्ट्स के तहत मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद जहां पर बर्फ की सफ़ेद चादर के ऊपर लद्दाख के अंदर किया गया। तमीम, तौसीफ अहमद, शोएब इमरान, सोनम चपेल, सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों के ये तक पहुंचाने के लिए जो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पे आईएसओ की चिशोत में रिंग तो है बना हुआ है, मगर बदकिस्मत हमारा ये है कि ये फॉरेस्ट लैंड में रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह आने दिनों में सीसी साहब ने भी मुझे श्योरिटी दिया हुआ है कि इसके लिए डॉक्यूमेंट चल रहा है, मैं खुद पर्सनल पहुंचा भी है। तो फॉरेस्ट से ला के इंशाल्लाह ये हमारे बच्चों के नाम पे आने वाले जनरेशन के लिए, ताकि यहाँ पर कुछ काम चले इनका। तो यही हमें ज़मीन है और रिंग भी सबसे बड़ा है और यहाँ जो ना इंटरनेशनल लेवल खेला जा सकता है, तो ये हमारे नाम पे ही करना है। तो हमारा बदकिस्मती यही है कि रिंग होने के बावजूद भी हमको फॉरेस्ट से परमिशन लेना पड़ता है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये पुटअप किया हुआ है सीसी कौंसल तक, तो आगे ये मुझे उम्मीद है, तब हम देखेंगे आगे कार्रवाई क्या होगा, पूरा उम्मीद है ये हमारे नाम पे हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम एक छोटा सा रिंग बना सके। अब इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर जितना भी अब यहाँ पे यूथ है, जो यंग यूथ है, उनको हम प्रमोट करेंगे, विंटर स्पोर्ट्स को आगे ले। मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख में इन दिनों खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का आगाज हो चुका है और अक्रॉस लद्दाख में आइस हॉकी के चैंपियनशिप्स खेला जा रहा है। आपको बताते चले, इस साल खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 में खासकर आइस हॉकी के मुकाबले बड़े पैमाने पे खेला जा रहा है और ब्लॉक लेवल से शुरू करके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और इसके बाद यूनियन टेरिटरी लेवल पे बड़ा कंपटीशन होने जा रहा है। और इस साल यूथ की पार्टिसिपेशन बड़े तादाद में देखने को मिल रहा है। लगातार ब्लॉक लेवल पे कंपटीशन इन दिनों जारी है और आज जो है चिशोत में
मुख्तलिफ दूसरे ब्लॉकों की तरह यहाँ पे भी खेलो इंडिया विंटर गेम्स के ब्लॉक लेवल कंपटीशन का फाइनल मुकाबला यहाँ पे खेला गया है और यहाँ से जो विनर टीम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना परफॉर्मेंस, अपना कंपटीशन दूसरे टीम्स के साथ देने जा रहे हैं। यूनियन टेरिटरी लद्दाख में इस साल खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तहत यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से भी बहुत बड़ा समर्थन, सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी लद्दाख रविंद्र कुमार का भी कहना है कि इस साल विंटर गेम्स के, खासकर आइस हॉकी जैसे गेम्स में स्टूडेंट्स को, यूथ को आगे बढ़ाने के लिए मौका फराहम किया जाएगा और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लद्दाख से यूथ आने वाले वक्त में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लद्दाख से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मोहम्मद इसा। बात किसानों की। 7 जनवरी को मरकज और किसान तंजीमों के माबैन 8वें दौर की होने वाली बातचीत में कोई हल नहीं निकला था क्योंकि मरकज ने कानून को मनसूख करने से इनकार कर दिया था, जबकि अगली मीटिंग 15 जनवरी को होगी। साफ हो पाएगा क्या बातचीत अगले मरहले में दाखिल होगी या नहीं, रास्ता साफ होगा या नहीं। इस बीच किसानों का मामला अदालत उज़्मा में पहुंचा है, जहां पर आज किसानों और हुकूमत के माबैन 8 दौर की बातचीत इससे पहले नाकाम हो चुकी है। इसका कोई हल नहीं निकला है। सुप्रीम कोर्ट में जहां पर नए ज़री कवानीन को चैलेंज करने वाली मुतअद्दिद दरख्वास्तों और दिल्ली की सरहदों पर किसानों के मुजाहिरे से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत आज दोपहर होगी। चूंकि मुजाहिरीन, काश्तकार तंजीमों और हुकूमत के माबैन तातुल जारी है, सुप्रीम कोर्ट में 1 दर्जन से ज्यादा अर्जियों पर आज समाअत होने जा रही है। जहाँ तक केंद्र सरकार से बातचीत की बात है, हमने उसके 8 गेड़ों में बात कर ली। 8 गेड़ों में उन्होंने जो अपना स्टैंड है बदलता रहे। एक बार उन्होंने बोला कि किसान हमारे से मुद्दा नहीं बताते, हमने उसको मुद्दा भी बता दिया, 3 कानून रिपील और एक MSP है जो कानूनी रहे। जब 30 तारीख को मीटिंग पर गए उसमें तो जो है वो आए नहीं। हमने उसने बोला कि हमें 3 कानून नहीं रद्द करेंगे, तो MSP पे बात ही नहीं करी जो पिछली मीटिंग हुई है। जितों तक 45 दिन का है संघर्ष, इस संघर्ष के दौरान 70 से ऊपर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ किसान है वो शहीद हो गए। देखो जी, पहली गल तां जो ये कानून बने आ, किसी ने मतलब अज तक 91-92 तो लेके जिमें जिमें नीतियां लागू होईयां, कानून बनने वाले पासे नूं वधियां, किसी किसान नाल किसी भी जिहड़ा जथेबंदी दे नाल कोई इन्हां ने राय मशवरा नहीं कीता। ये एक मन की बात जिहड़ी है मोदी साहब दी जां दूजियां सरकार। पिछले करीब 50 दिनों से किसान आंदोलन जारी है और बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी, चिल्ला या सिंघू बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डर्स पर किसान बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर ये जो प्रदर्शन है ये अभी चालू है। हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ की एक तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ डेली की तरह जो दिनचर्या रहती है किसानों की वो शुरू हो चुकी है। साफ सफाई का काम किया जा रहा है, लंगर की तैयारियाँ चल रही हैं और डेली कोई भी बॉर्डर हो इसी तरह से सुबह से ही लंगर की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, साफ़ सफाई शुरू हो जाती है। जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं। धीरे धीरे यहाँ जो भीड़ है वो बढ़ना शुरू हो गई है और ये डेली का रूटीन रहता है इसी तरह बॉर्डर्स पर। और आज भी आप देख सकते हैं जो आसपास के इलाके के लोग हैं, जो किसान हैं, वो अपने अपने टेंटों से निकलना शुरू हो गए हैं और अब धीरे धीरे ये लोग स्टेज की तरफ जाएंगे। स्टेज पर चूँकि पूरा दिन किसान नेताओं के भाषण चलते हैं तो ये जो तमाम किसान हैं ये स्टेज के नीचे बैठकर उनकी जो स्पीच है वो सुनते हैं और जगह जगह जो खाने के स्टॉल लगाए गए हैं वहाँ सब तैयारियाँ चल रही हैं। तो ये नज़ारा आपको एक मेले की तरह लगेगा। ये गाजीपुर बॉर्डर जो है, चूँकि आमतौर पर जो प्रोटेस्ट आपने देखे होंगे इस तरह की तस्वीर नहीं देखी होगी। ये देश में इस तरह का पहला ऐसा आंदोलन होगा जहां खाने से लेकर, ब्रेकफास्ट से लेकर, तमाम स्नैक्स से लेकर हर चीज़ मुहैया कराई जा रही है। तमाम खाने के यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं और किसी भी किसान को यहाँ खाने की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये गाजीपुर बॉर्डर की हैं और ये एक ऐसी तस्वीरें हैं जो शायद ही आपको किसी भी आंदोलन या प्रोटेस्ट में बहुत कम नज़र आती होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ है।
पड़ोसी रियासतों में बर्ड फ्लू के फैलाव के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने भी एहतियाती तदाबीर उठाते हुए महकमा पशुपालन और जंगली हयात की मुश्तरका टीमों को तश्कील देकर उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिया है। श्रीनगर में सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इंतजामिया ने जिले के 7 जोनों में तकसीम किया है, जहां मुमकिन बर्ड फ्लू रोकने के लिए मुश्तरका निज़ाम कायम किया जाएगा और महकमा वाइल्ड लाइफ को इस पर सख्ती से नजर रखने की हिदायत दी गई है। यहाँ पर यह भी आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले और दीगर अजला में कौवों की मौत से हुकाम को भी तशवीश लाहक है। अगरचे हुकाम ने मुर्दा कौवों के नमूने हासिल करके महकमा एनिमल हस्बेंड्री की जलंधर लेबोरेटरी भेजे हैं, ताहम इनकी रिपोर्ट आने में कुछ दिन दरकार हैं। तो दूसरी तरफ इंतजामिया हालात पर करीबी नजर रख रही है और इन सब के बीच मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में, जिनमें 9 रियासतें हैं जहां पर बर्ड फ्लू का कहर देखा गया है और केसेस की तस्दीक हो चुकी है। दिल्ली में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। यूपी, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दीगर तमाम ऐसी रियासतें, कुल मिलाकर 9 रियासतें जहां पर अब तक बर्ड फ्लू के जो केसेस हैं जिनकी तस्दीक अब तक की जा चुकी है। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर।